बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन अब खबरों का शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट आपको बता देते हैं गाजियाबाद से, जहां देश की पहली रैपिड ट्रेन शुरू होने जा रही है। पीएम मोदी, सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साहिबाबाद से दोहाई के बीच पहली रैपिड ट्रेन चलेगी और देश की इस पहली रैपिड ट्रेन का स्वागत के लिए, इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। साहिबाबाद से दोहाई के बीच ये पहली रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा पहली रीजनल रैपिड ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां देश की पहली ये रैपिड ट्रेन है। पीएम मोदी, सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साहिबाबाद से दोहाई के बीच ये पहली रैपिड ट्रेन चलेगी। तो पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। इस ट्रेन का नाम रखा है नमो भारत और ये देश की पहली रैपिड ट्रेन होगी, जिसे साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलाया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं ना कहीं पूरी तरह से। तो देश की पहली रैपिड ट्रेन चल चुकी है जिसका नाम है नमो भारत। पहली रैपिड ट्रेन में 6 कोच रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां देश की पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये देश की पहली रैपिड ट्रेन है जो साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलेगी। तो पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। आपको बता दें कि इस रैपिड ट्रेन में फिलहाल 6 कोच रखे गए हैं और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और देश के लिए एक और नई सौगात। देश की पहली रैपिड ट्रेन अब साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इस पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। पहली रैपिड ट्रेन में 6 कोच रखे गए हैं और इन 6 कोचों को लेकर ये ट्रेन साहिबाबाद से दोहाई के बीच चलने वाली है और ये माना जा रहा है कि ये ट्रेन अगर सक्सेसफुल पूरी तरह से रह पाती है, इसकी सुविधा लोगों को अच्छे से मिल पाती है, तो इस तरह की ट्रेनें और भी चलाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। तो देश में पहली रैपिड ट्रेन चल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। साहिबाबाद से दोहाई के बीच ये ट्रेन चलाई गई है और इसमें 6 कोच रखे गए हैं जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। ये भी है जो मरीज है, जो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेचर पर। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 3 प्रत्याशी बदले गए हैं और 88 के नामों पर यह पूरी घोषणा कर दी गई है। तो मौजूदा 6 विधायकों के कांग्रेस ने टिकट भी काटे हैं। उत्तर भोपाल से आतिफ अकील को प्रत्याशी बनाया गया है। तो भोपाल की हुजूर सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया है। दिमनी से रविंद्र तोमर को नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अपनी सीट को बदल दिया है। दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती अब चुनाव लड़ेंगे। पहले दूसरे यहां पर टिकट घोषित किया गया था और अब नायक की जगह राजेंद्र भारती को यहां से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया है। इंदौर 3 से पिंटू जोशी और इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया गया है। तो महू से रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को भी कांग्रेस ने मौका दिया है और अब तक 230 सीटों में से कांग्रेस अपनी 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सिर्फ अभी बैतूल जिले की आंवला विधानसभा सीट होल्ड पर है। तो चलिए कांग्रेस की सूची में 10 बड़ी बातें भी आपको बता दें क्या इस सूची में महत्वपूर्ण रहा। दूसरी सूची में 88 नामों पर घोषणा कर दी गई है।
और 3 सीट जिसमें दतिया, पिछोर और गोटे गांव में उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती को उतारा है, तो मौजूदा 6 विधायकों के कांग्रेस ने टिकट भी काट दिए हैं। तो सागर में जेठ और बहू के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस से निधि और बीजेपी से शैलेंद्र जैन रहेंगे। कांग्रेस ने 229 सीटों में सिर्फ 2 पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, तो वहीं सिर्फ बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट को अभी होल्ड पर रखा है। इसके अलावा दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है और 229 सीटों पर नाम घोषित करके बीजेपी से टिकट की घोषणाओं में अपना टिकट घोषित करने में अपनी आगे नंबर भी बना लिया है और आगे भी निकलती कांग्रेस नजर आ रही है। महज 1 सीट को छोड़ दिया है, बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो दूसरी सूची देखिए, जिसमें तमाम दमोह से अजय टंडन, बदनावर से भवन सिंह शेखावत, इसके अलावा मानपुर से तिलक राज सिंह, विजय राघवगढ़ से नीरज बघेल, मुडवारा से मिथिलेश जैन, तो तमाम वो 88 प्रत्याशी हैं जिनकी आज घोषणा हो चुकी है। तो चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार हो गई है, टिकट बांट दिए गए हैं, लेकिन मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो दिग्गज वर्सेस दिग्गज का मुकाबला कहां होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं हम। चलिए आपको बताते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से दिमनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, तो रविंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में विधायक हैं वो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा। दतिया में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से, राजेंद्र भारती कांग्रेस से, यहां पर भी कड़ा मुकाबला है। गुना में हालांकि पंकज कनेरिया कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। तो वहीं खुरई की बात करें तो भूपेंद्र सिंह, मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने रक्षा राजपूत को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव रैली से ताल ठोक रहे हैं, तो उनके विपक्ष में ज्योति पटेल रहेंगी जो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकेंगी। तो सागर में शैलेंद्र जैन बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने निधि जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री खुद दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में जो विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो टिकट वितरण में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में टिकट का काम अब लगभग खत्म हो चुका है, जीत की प्लानिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस को 1 सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित करना बाकी है, जबकि बीजेपी को अभी 94 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। दरअसल बीजेपी अपनी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन 4 लिस्टों में महज 136 उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महज 2 अपनी लिस्टों में पूरे प्रत्याशी लगभग उतार दिए हैं, सिर्फ 1 सीट को छोड़कर। तो 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कांग्रेस कर चुकी है। बीजेपी अभी भी 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और चलिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार ये शुरुआत से ही देखने को मिल रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के ऐलान करने में बढ़त बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने महज 2 बॉल पर पूरी टीम अपनी खोलकर सामने रख दी है। महज 1 प्रत्याशी को छोड़कर अब कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। क्या माना जाए, कांग्रेस अब बढ़त में आ गई है? देखिए, डिक्लेयर करना टिकट जो है वो सबसे बड़ा, जिसे आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अभियान है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है लोकतंत्र का। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं, तो इन 230 और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर प्रत्याशी चुनना राजनीतिक दलों को दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। और अगर इस काम को, जैसा आपने बहुत, क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, आपने कहा कि 2 गेंदों पर छक्का लगाकर अपनी सूची पूरी कर ली है कांग्रेस ने, तो बड़ा काम किया है, निश्चित तौर पर बड़ा काम किया है। और आप ये भी देखिए कि इस बार छिटपुट आवाजें आई हैं। देखिए, ये किसी भी दल में संभव नहीं है कि आप प्रत्याशी चुने और हाय तौबा ना मचे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की हाय तौबा पहले मचती थी,
और पीसीसी का घेराव होता था, नेताओं के खिलाफ हाय हाय के नारे लगते थे, पीसीसी में दरवाजे टूटते थे, कांच फूटते थे, पोस्टर्स लगते थे, नेताओं के पुतले जलाए जाते थे, वैसी कहानी अब तक मध्य प्रदेश में कहीं से भी सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि काफी अच्छे तरीके से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी इस दिशा में काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, लेकिन कांग्रेस ने काफी अप्रोच और सोच विचार दर्शाया है। करीब करीब 1 दर्जन के आसपास दोनों सूचियों में ऐसे नेताओं की संख्या है जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। असंतुष्टों को संतुष्ट किया गया है। जीतने विनिंग कैंडिडेट सागर में 4 महिलाओं को उतार कर महिलाओं के प्रति एक सम्मान और 33% रिजर्वेशन के प्रति भी कांग्रेस ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी का परिचय दिया है। तो कंट्रोल में रखा है, अगर हम इसको कम शब्दों में तो कहें तो कांग्रेस ने अपनी सूची को कंट्रोल में रखकर चुनाव को नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अच्छा होमवर्क किया है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इस सूची में नजर आई है कि भले ही बीजेपी या राजनीतिक समीक्षक ये माने कि दोनों नेताओं के बीच में तलवार खिंची है, लेकिन हकीकत में ये है कि दोनों नेता एक दूसरे के पूरक के तौर पर हैं और उनके बीच में अंतर विरोध हो सकते हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, एक परिवार में बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन वो अपने अंतर विरोधों को अलग रखते हैं और पार्टी के लिए काम करने की अपनी शैली को अलग रखते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ी है। अब नतीजे बताएंगे कि कितनी उसकी शैली जो है और उसकी सूझबूझ कितनी बेहतरीन है, ये नतीजे बताएंगे। चलिए, शुक्रिया शरद जी। और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि सूझबूझ के साथ और खास करके जो दोनों का तालमेल यहाँ पर इन टिकटों में देखने को मिला। आमतौर पर ये स्थितियाँ बनती थी कि हमेशा से एक दूसरे गुट पर आरोप लगाए जाते थे कि इनके पसंद के टिकट ज़्यादा हैं या मेरे पसंद के टिकट ज़्यादा हैं, और वहाँ पर बड़ा मामला गर्माता था। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति कांग्रेस में तो फिलहाल नहीं बन पाई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। कांग्रेस ने देर रात विधायक प्रत्याशी की दूसरी सूची जारी तो कर दी, जिसमें छिंदवाड़ा की सभी 6 से टिकट दे दिया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले सांसद नकुल नाथ ने अमरबाड़ा, परासिया और पांडुरना में जिन 3 विधायकों को उम्मीदवार बताया था, उन्हीं के नाम पर आलाकमान ने भी मुहर लगा दी है। परासिया से सोहनलाल वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया गया, तो पांडुरना में दोबारा नीलेश उइके को प्रत्याशी बनाया गया है। अमरबाड़ा से कमलेश शाह को टिकट मिला, तो वहीं जुन्नार देव में एक बार फिर से सुनील उइके को टिकट दिया गया है। तो चौराई में चौधरी सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, तो सौंसर में एक बार फिर से विजय चौरे को कांग्रेस ने उतारा है। जबकि छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। और चलिए, इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर इसमें मंथन होगा। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी आज शाम तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी अपडेट, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने जा रही है। बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। खासकर जिस तरह से उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा और उन उम्मीदवारों को जिन पर पेंच फंसा हुआ है। यह माना जा रहा था कि शायद बीजेपी 1 या 2 दिन पहले ही अपने टिकट घोषित करने जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी वजह बनी या कुछ ऐसी 20 से 25 सीटें ऐसी सामने आई जिस पर पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सभी उलझनों को सुलझाकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी लिस्ट आज जारी कर सकती है। नहीं तो कल का तो बीजेपी ने ऐलान कर ही दिया था कि कल बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। तो चलिए, अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो जनता कांग्रेस में 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। पंडरिया से रवि चंद्रवंशी, कबरदा से सुनील केसरवानी, खैरागढ़ से लक्की कुंवर नेताम, डोंगरगढ़ से लोकनाथ भारती, राजनांदगांव से शमसुल आलम, डोंगरगांव से मुकेश साहू को प्रत्याशी बनाया है। तो पुज्जी से विनोदपुराम, मोहला मानपुर से नागेशपुराम को टिकट दिया है। कोंडागांव से शंकर नेताम, नारायणपुर से बलिराम कचराम,
और बस्तर से सोनसाय कश्यप, जगदलपुर से नवदीप चांद को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा चित्रकूट से भरत कश्यप, दंतेवाड़ा से बेला नेताम को टिकट दिया है। बीजापुर को से रामाधार जुर्री और कोंटा से देवेंद्र तेलाम को टिकट दिया है। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद बगावत और हिमाकत दोनों नजर आ रही हैं। रामानुजगंज विधायक ने डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस हाईकमान पर गंभीर आरोप लगा दिए, तो राजधानी रायपुर में कार्यकर्ता राजीव भवन का घेराव कर रहे हैं। क्या ये बगावत कांग्रेस को भारी पड़ेगी? इस रिपोर्ट से समझिए। उसको वहां पे उम्मीदवार बनाया जाना ये समझ से परे है। जब से अमित शाह के साथ मीटिंग किया, जब से मोदी जी के साथ उनकी बातें हुई, लगातार कांग्रेस को नुकसान करने की काम कर रहे हैं। क्या टीएस सिंहदेव साहब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से बड़े हो गए, जो सारे नेताओं को चुनौती दे रहे हैं और हमारे नेता मौन है? रामानुजगंज विधायक के ये तेवर बगावत और विरोध से बढ़कर हिमाकती ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ प्रदेश के नेताओं पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रामानुजगंज विधायक को उम्मीद थी कि फिर एक बार पार्टी उन पर ही भरोसा जताएगी। जब कांग्रेस की सूची आई तो नाम आया अंबिकापुर के महापौर अजय तिर्की का, जिसके बाद बृहस्पति सिंह के तेवर न सिर्फ प्रदेश और हाईकमान स्तर तक रहे। विधायक जी ने पंजाब और मध्य प्रदेश का जिक्र कर महाराज पर लांछन लगाने की भी कोशिश की। ये सिंहदेव साहब लगातार 6-8 महीना से कांग्रेस को लगातार नुकसान करके भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से पंजाब में थोको ताली वाले के चक्कर में चला गया और मध्य प्रदेश ग्वालियर महाराजा के चक्कर में चला गया और लगता है सरगुजा महाराज के चक्कर में छत्तीसगढ़ न चला जाए, इसलिए लगता है इनके बाल हट के कारण कांग्रेस की हाई कमान से लेकर सारे नेता झुक गए हैं, शरणागत हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाई कमान को पुनर्विचार करना चाहिए। और ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं, राजधानी रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में विरोध के बोल बुलंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद नाराज विधायकों और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई टिकट ना मिलने से। बृहस्पति सिंह का बयान आने के बाद कांग्रेस इसे लेकर मुखर नहीं है, तो बीजेपी इस तकरार को अपना फायदा बता रही है। टिकट कटने के लिए दोषी ओटीएस सिंहदेव को ही मान रहे हैं और उनके बीच आपस में टकराव आज का नहीं है, पहले से है। जिस व्यक्ति ने हत्या का आरोप लगा दिया था, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इनके आपस के झगड़ों की बात। तो एक बगावत यदि होती है और जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार इन काटे गए विधायक सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर विभाजन होगा और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। बीते दिनों ऐसी ही कुछ स्थिति बीजेपी में भी नजर आ रही थी। शायद समय रहते डैमेज कंट्रोल की कवायद और रूठों को जिम्मेदारी देकर बीजेपी इस दौर से निकल चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस वैतरणी से अपनी नैया कैसे पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और फिलहाल ईएनए में इतना ही, लेकिन लगातार राजनीतिक खबरें और चुनावी खबरों के एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।